नमस्कार दोस्तों। टारगेट विथ एसडीएम आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देख रहे हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में आधुनिक इतिहास। और कोई भी एग्जाम हो, उस एग्जाम में सबसे अधिक प्रश्न यदि हिस्ट्री से रहता है तो उसमें मॉडर्न इंडिया से, आधुनिक भारत से सबसे अधिक प्रश्न पूछा जाता है। अभी हम लोग 1857 की क्रांति और कांग्रेस का अधिवेशन इतिहास हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम देख रहे हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो क्या ऐसा कंडीशन आया या किस परिस्थिति में गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करना पड़ा, इस संबंध हम लोग जानेंगे। तो 1927 में, मतलब 1919 में एक अधिनियम आता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के तहत यह बोला जाता है कि इस मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम की समीक्षा करने के लिए, मतलब क्या, यह जो रूल बनाई है, इसके द्वारा जो रूल बनाया गया है उसकी समीक्षा करने के लिए जो यह जो नियम बनाई है वह भारत में कहाँ तक इम्प्लीमेंट हो रहा है, मतलब कि कहाँ तक इस पर कार्य कर रही है, इसकी समीक्षा करने के लिए 10 वर्षों पर एक कमेटी या एक आयोग भेजी जाएगी भारत में। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यदि इसके हिसाब 10 साल मतलब 1929 होना चाहिए, लेकिन हुआ क्या, उससे पहले ही 8 नवंबर 1927 ईस्वी को 8 नवंबर 1927 ईस्वी को 8 नवंबर 1927 ईस्वी को ब्रिटेन के राजा के द्वारा या ब्रिटिश क्राउन के द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया, साइमन आयोग का गठन किया गया। साइमन आयोग का गठन 8 नवंबर 1927 को किया गया। किसके लिए किया गया? तो 1919 जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो अधिनियम था उसकी समीक्षा के लिए भारत भेजा गया साइमन आयोग या साइमन कमीशन। साइमन कमीशन साइमन कमीशन में कुल 7 मेंबर थे, कुल 7 सदस्य थे। और साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे। सर जॉन साइमन यह लिबरल पार्टी के थे, यह लिबरल पार्टी के थे। और सर जॉन क्लीमेंट, मतलब कि क्लीमेंट एटली, क्लीमेंट एटली यह लेबर पार्टी के थे, लेबर पार्टी के। और साइमन कमीशन के 7 सदस्यों में से एक सदस्य ये भी थे, क्लीमेंट एटली भी। तो साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन और क्लीमेंट एटली इसके एक सदस्य थे। साइमन कमीशन का विरोध होने का रीजन क्या था, सबसे प्रमुख कारण क्या था? इसके सातों के सातों जो सदस्य थे वो कौन थे? तो वह अंग्रेज थे। तो साइमन कमीशन का गठन हुआ 1927 में। साइमन कमीशन वहां से भारत पहुंची 3 फरवरी 1928 को। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन भारत आया 3 फरवरी 1928 ईस्वी को। और इस समय, मतलब क्या, जब साइमन कमीशन इंडिया आया तो इस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इस समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन, लॉर्ड इरविन मतलब 1926 से लेकर 1931 तक। लॉर्ड इरविन के शासनकाल में साइमन कमीशन इंडिया आया। साइमन कमीशन में कुल 7 सदस्य थे और साइमन कमीशन 1919 भारत शासन अधिनियम की समीक्षा करने के लिए भारत भेजा गया था। साइमन कमीशन जब भारत आया 3 फरवरी 1928 ईस्वी को, तो इसके आने से पहले ही भारतीयों के द्वारा क्या किया गया, एक आंदोलन की शुरुआत की। मतलब क्या, भारतीय व्यक्तियों में एक भ्रम फैला दिया गया। क्या? तो साइमन कमीशन जो आ रही है वो सब के सब अंग्रेज हैं, और ये भ्रम नहीं थी, यह सच्चाई भी थी, और यह भारतीयों को कुछ भी देने वाली नहीं है। तो इस कारण से इनके आगमन से पहले ही भारतीय तैयार थे इनका विरोध करने के लिए। तो बॉम्बे में जैसे ही 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा तो साइमन कमीशन के विरोध में काला झंडा भारतीयों के द्वारा दिखाया गया। और साइमन कमीशन का सबसे पुरजोर विरोध कहाँ हुआ? तो वह हुआ लाहौर में। लाहौर में साइमन कमीशन का सबसे पुरजोर विरोध किया गया, मतलब सबसे अधिक विरोध कहाँ किया गया? तो लाहौर में किया गया। और उस समय लाहौर भी भारत के अंतर्गत नहीं आता था, क्योंकि उसमें पाकिस्तान नहीं बना हुआ था। और लाहौर में कौन किए थे? तो लाहौर है किस नदी किनारे? तो लाहौर है रावी नदी के तट पर स्थित है लाहौर। और रावी नदी जो है यह है कहाँ? तो यह रोहतांग दर्रा से यह निकलती है। रावी नदी रोहतांग दर्रा से निकलती है। और लाहौर से नेतृत्व किए थे, मतलब क्या, लाहौर में विरोध कौन किए थे? तो लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जी के द्वारा
लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध किया गया और यह नारा दिया गया क्या, तो साइमन कमीशन वापस जाओ वापस जाओ। और लाहौर में ही अंग्रेज एसपी के द्वारा क्या, लाहौर में क्या किया गया, तो पुलिस के द्वारा पुलिस के लाठी से लाला लाजपत राय के सर पे प्रहार किया गया। जबकि ऐसा नियम है कि जो प्रशासन मतलब कि पुलिस जो मारेगी वह बोला गया कि जो मतलब पाँव के नीचे ही वह मार सकती है, लेकिन वहां पर इस चीज का उल्लंघन किया गया और लाला लाजपत राय जी के सर पे प्रहार किया गया और सर पर मारने का अत्यधिक चोट लगने के कारण कुछ दिन ये अस्पताल में रहे और उसके बाद इनकी क्या हो गई, तो इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन निधन से पहले जब इन्हें लाठी से मारा गया तो इन्होंने एक कथन दिया था, जो कथन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, मेरे सर पे लगे जो लाठी का मतलब क्या, मेरे सर पे जो प्रहार किया गया लाठी से उसका जो है मतलब कील का मतलब कि अंग्रेजों के जो ताबूत है उसका कील साबित होगा। कहने का यहाँ पर यह मतलब है, यदि समझा जाए आसान भाषा में, तो मेरे सर पे जो लाठी लगा है, लाला लाजपत राय जी यह बोल रहे हैं, जितना लाठी मेरे सर पे तुम मारा है उसी तरह से तुम्हें भी मार मार कर भारत से भगा दिया जाएगा। यह कथन यह अंग्रेजों के लिए देते हैं। लाला लाजपत राय से संबंधित एक ग्रंथ है, एक पुस्तक है अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है, तो अनहैप्पी इंडिया के लेखक हैं लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय से संबंधित कांग्रेस का एक अधिवेशन है जिसमें एग्जाम पूछा था कि लाल बाल पाल में से एकमात्र व्यक्ति कौन है जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की, तो लाल बाल पाल में से एकमात्र व्यक्ति हैं लाला लाजपत राय जी। लाला लाजपत राय जी के द्वारा कांग्रेस की अधिवेशन की एक अध्यक्षता की गई। फिर पूछता है कि वह कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था, तो वह जो अधिवेशन था कांग्रेस का 1920 अधिवेशन, और 1920 का वह अधिवेशन था वह था क्या, तो विशेष अधिवेशन, कांग्रेस का विशेष अधिवेशन। 1920 से आप संबंधित कर सकते हैं 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो हम लोग यहाँ तक यह देखें, जैसे ही साइमन कमीशन भारत आया तो साइमन कमीशन का विरोध हुआ। तो साइमन कमीशन भारत आने के बाद भारत की जो प्रमुख पार्टी थे जैसे राष्ट्रीय कांग्रेस, महात्मा गांधी, जो यहाँ की जो मतलब प्रमुख जो व्यक्ति थे उनसे साइमन कमीशन जाकर प्रश्न बात किया और उन्हें यह बोला गया साइमन कमीशन द्वारा कि हम आप लोगों के लिए ये सारा कार्य करने वाले हैं। लेकिन साइमन कमीशन का विरोध कांग्रेस के द्वारा भी किया गया, गांधी जी के द्वारा भी किया गया और मुस्लिम लीग के द्वारा भी इसका विरोध ही किया गया। मतलब कि साइमन कमीशन का जो प्रस्ताव आया उस प्रस्ताव को कोई भी एक्सेप्ट नहीं किया। तो इस समय भारत के जो सचिव थे, मतलब सचिव बैठे थे कहाँ, तो सचिव बैठते थे ब्रिटेन में, लेकिन वो होते थे कहाँ के, भारत के। तो लॉर्ड बर्कन हेड नामक जो एक अंग्रेज सचिव थे उन्होंने एक कथन दिया यहाँ पर, लॉर्ड बर्कन हेड, क्या नाम है उनका, तो लॉर्ड बर्कन हेड, इन्होंने एक कथन दिया। ये कौन थे, तो सचिव थे, कहाँ के सचिव थे, तो यह भारत के सचिव थे। इन्होंने कहा था कि भारतीय जो हैं वह मूर्ख हैं। मूर्ख कहने के यहाँ पर क्या मतलब है, उन्होंने कहा कि इतने पढ़े लिखे व्यक्तियों का एक समूह हम भेजे हैं तुम लोगों के लिए और तुम लोग इसे ही इग्नोर कर रहे हो। यदि तुम लोगों में क्षमता है तो तुम लोग खुद अपना एक संविधान बना के हमें दिखाओ। तो लॉर्ड बर्कन हेड के इस बातों को मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा एक चैलेंज स्वरूप लिया गया और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा तुरंत एक कमेटी बुलाया गया, मतलब क्या एक कोर कमेटी का बैठक बुलाया गया, एक राष्ट्रीय स्तर पर नेताओं का एक बैठक बुलाया गया और जिसमें यह निर्णय लिया गया कि हम सक्षम हैं हम अपना संविधान बनाने के लिए और हम लोग खुद मिलकर अपना संविधान का निर्माण करेंगे। इस प्रकार से मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो कमेटी बैठी और उसने 10 अगस्त 1928 को, कब, तो 10 अगस्त 1928 को, 10 अगस्त 1928 को मोतीलाल नेहरू के द्वारा नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित कर दिया गया। नेहरू रिपोर्ट कब प्रकाशित किया गया, तो 1928 में कब किया गया, तो 10 अगस्त 1928 में। इसके तहत यह बोला गया हमें डोमिनियन स्टेट चाहिए, मतलब कि हमें अधिराज चाहिए और उपनिवेश आप रहिए, कोई बात नहीं है। कहने के यहाँ पर यह मतलब कि यहाँ तक 1928 तक भारतीयों के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग नहीं की गई, मतलब कि पूर्ण रूप से स्वतंत्रता नहीं मांगी गई, जिसके कारण मोतीलाल नेहरू के रिपोर्ट का विरोध भारतीयों के द्वारा ही किया गया, जिनमें प्रमुख थे इनके पुत्र पंडित श्री जवाहरलाल नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस जी और कुछ प्रमुख नेता थे जिन्होंने मोतीलाल नेहरू मतलब नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया। क्या विरोध किया, तो हमें अब
अधिराज मतलब डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, हमें तो अब पूर्ण स्वराज्य चाहिए। जिस कारण से 1929 में क्या हुआ, कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ, लाहौर में एक अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया। और इस अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई और 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को रात के 12 बजे घंटा बजाकर झंडा फहराया गया। और उसी वर्ष यह घोषणा किया गया, 2 जनवरी 1930 ईस्वी को यह घोषणा किया गया कि अब प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो इस प्रकार से हम लोग देखे साइमन कमीशन के संबंध में। अब क्या हुआ, जब यह यहाँ आया तो ये सारी घटना घटी हुई। इसके बाद महात्मा गांधी जी के द्वारा क्या किया गया, अब हम लोग वह देखते हैं। तो इस समय क्या हुआ, 1930 में नेहरू रिपोर्ट दिया और 1928 में साइमन कमीशन आई और 1930 में साइमन कमीशन अपना रिपोर्ट प्रकाशित किया। इसी दरमियान 1930 में क्या होता है, गांधी जी को बहुत सारे इलाकों से, मतलब कि बहुत सारे छोटे छोटे गांवों से, प्रांतों से, बहुत बड़े राज्य राजवाड़ों से उन्हें यह खबर मिलती है कि जो भारत में जो है नमक पे भी टैक्स लगाया जा रहा है, नमक कानून जिसको बोलते हैं वो लगाया जा रहा है। जबकि नमक जो है वो आम आदमियों की जिंदगी का, वो रोजमर्रा का वह वस्तु है, मतलब कि बिना नमक के व्यक्ति नहीं रह सकता है। तो उस वस्तु पर टैक्स किस प्रकार से, क्यों किस प्रकार से, तो गांधी जी यह बोलते थोड़ी सच भी है कि नमक जो है वह प्रकृति के द्वारा दिया गया है, मतलब कि वह गॉड के द्वारा वह उपलब्ध करवाया गया है। तो फिर इस प्रकार के वस्तु पर कैसा टैक्स, तो यह जो है गांधी जी के विचार में सबसे यदि बड़ा कुरीति था अंग्रेजों के द्वारा, तो वह था नमक पर टैक्स लगाना। सबसे बड़ा कुरीति था अंग्रेजों के द्वारा, वह था नमक पर टैक्स लगाना। तो गांधी जी के नजर में यह सबसे बड़ा कुरीति था। तो गांधी जी को लगातार पेपरों के माध्यम से, लोगों के माध्यम से इस चीज की जानकारी मिल रही थी। तो गांधी जी के मन में आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसका मतलब यह है कि जब तक जनता नहीं जागी है तब तक यह उसका शोषण करे, मतलब क्या कहीं ना कहीं जनता के कमजोरी का फायदा उठाया जा रहा है। और यह वास्तव में भी है, यदि आप किसी चीज का विरोध नहीं करते हैं तो वह चीज आप पे हावी हो जाएगा, और जब ही आप विरोध करना शुरू करेंगे तो वह गलत बात या जो भी है वह आपसे दूर जाना शुरू हो जाएगा। तो इस कारण से अपने हक के लिए, अपनी अच्छाई के लिए आप लड़ना सीखिए। और यही चीज इस आंदोलन में गांधी जी सिखा रहे हैं हमें कि जो आज नमक पे जो टैक्स लग रहा है, सही व्यक्ति जो टैक्स पे कर रहे हैं उन्होंने विरोध क्यों नहीं किया। आज यदि वो विरोध करते तो आज इस स्तर पे नमक पे टैक्स नहीं लगता। लेकिन कहीं ना कहीं जनता का भी यहाँ पर कमजोरी है, जिसका फायदा श्वेत लोगों के द्वारा उठाया जाता है। तो गांधी जी इससे बहुत विचलित हो गए। तो गांधी जी के द्वारा उनका एक आश्रम था, साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 ईस्वी को, 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम से 78 + 1 = 79, मतलब कि अपने 78 अनुयायियों के साथ, 78 उनका फॉलोअर्स था और एक वह खुद थे, मतलब कि 79, कुल 79 व्यक्ति साबरमती आश्रम। लगभग 3 हफ्ता या 3 सप्ताह के बाद 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को, 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंचा, मतलब कि गुजरात के दांडी नामक स्थान पर पहुंचा 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को। इस दरमियान गांधी जी को यह भी बोला गया उनके अनुयायियों में से ही, महिला की तरफ से, कि जो गांधी जी या बापू इस आंदोलन में, सिर्फ यह आंदोलन पुरुषों तक सीमित नहीं रहने दीजिए, इस आंदोलन में महिलाओं को भी भाग लेने दिया जाए, क्योंकि महिलाएं भी चाहती है कि वह भी अपने देश के लिए कुछ करे, और महिलाएं इतनी सक्षम है अपने देश के लिए कि वह भी अपना योगदान दे सकती है। गांधी जी इसके पक्ष में नहीं थे, लेकिन जब उन्हें बतलाया गया कि हम लोग ये काम कर सकते हैं, महिलाएं भी ये काम कर सकती है, तो गांधी जी के द्वारा अनुमति दी गई। और यदि बोला जाए तो भारत का यह पहला जन आंदोलन था महात्मा गांधी जी के द्वारा, जिसमें पुरुष और महिला दोनों समान स्तर से इसमें भाग ले, मतलब क्या शामिल हुए। तो गांधी जी के द्वारा पहला ऐसा जन आंदोलन जिसमें पुरुष और महिला पहली बार खूब, मतलब बड़े स्तर पे भाग लिए, तो वह आंदोलन था कौन सा, तो दांडी मार्च। मतलब साबरमती आश्रम से जो 12 मार्च 1930 ईस्वी में निकले थे, 5 अप्रैल 1930 को पहुंचे यह,
और जब ये दांडी पहुंचे तो 5 अप्रैल को ये थक हार कर यह सो गए होंगे, और 6 अप्रैल को अर्ली मॉर्निंग यह अपना नित्य कर्म करने के बाद, अपना प्रार्थना करने के बाद ये जाकर समुद्र के तट पे जाके यह एक मुट्ठी बालू उठा, मतलब नमक उठाकर और नमक को यह तोड़ देते हैं। इस समय गांधी जी के मन में यह विचार चलते रहता है कि यह तो निश्चित है कि अंग्रेज हमें अरेस्ट करेगी, मतलब यह पुलिस हमें अरेस्ट करेगी, लेकिन यह जो आंदोलन है यह रुकना नहीं चाहिए। यदि हमें अरेस्ट भी कर लेगी, फिर भी जो इसका जो नेता है, जो मेरे बाल बचेगा, वह इसका नेतृत्व करेगा और इस आंदोलन का तब तक विरोध करेगा, तब तक इस नमक कानून तोड़ों का, मतलब नमक का जो टैक्स लगा हुआ उसका विरोध करेगा, जब तक अंग्रेज इसके लिए मान ना जाए। गांधी के मन में सब विचार चल रहा था। लेकिन गांधी जी अपने अनुयायियों से यह भी बोलते हैं कि अंग्रेजों का हमें धन्यवाद कहना चाहिए। क्यों कहना चाहिए? तो गांधी के मन में यह विचार चलता है कि यदि आज श्वेत लोग हमें सपोर्ट नहीं करते तो क्या आज हम साबरमती से लेकर दांडी तक पहुंचते? कभी नहीं पहुंचते। क्योंकि यदि वे चाहते तो साबरमती आश्रम से निकलने के पश्चात ही हम सभी को, एक एक व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते थे। लेकिन उन्होंने इतना धैर्य दिखाया, इसके लिए उन्हें थैंक यू बोला जाए, मतलब धन्यवाद बोला जाए। इस यात्रा से पहले, मतलब इस आंदोलन से पहले ही महात्मा गांधी लॉर्ड इरविन को बता चुके थे। लेकिन इरविन के मन में ऐसा ख्याल आया होगा कि ये सबसे कुछ होने वाला नहीं है, इस बूढ़ा व्यक्ति से कुछ होने वाला नहीं है, इस गांधी से कुछ होने वाला नहीं है। महात्मा गांधी जी के द्वारा ऐसा बोला गया कि जो अंग्रेजों को हमें धन्यवाद बोलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने धैर्य का परिचय दिया और हम में से किसी भी व्यक्ति को उन्होंने अरेस्ट नहीं करवाया। और लॉर्ड इरविन इनकी बातों को, गांधी जी की बातों को हल्के में लिया, जिस कारण से वह इस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब यह यात्रा बढ़ी तो उस समय अमेरिका में एक पत्रिका टाइम, समाचार पत्र है टाइम, उसने लिखा था उस समय, जो इस बूढ़े व्यक्ति से, इस पतले दुबले साधु से इतना दूर चला नहीं जा सकता है। 2 से 3 दिन यह चलेगा और यह टांग पसार कर यह गिर जाएगा, मतलब यह मर जाएगा। यह ऐसा टाइम पत्रिका में बोला गया था, टाइम समाचार पत्र में। लेकिन गांधी जी इस बात को गलत साबित कर दिए और वो लगातार इतने उन्होंने दूरी तय किया और अपने पूरे अनुयायियों के साथ और पूरे जोश और उमंग के साथ। तो वही पत्रिका जो आज उनका विरोध कर रहा है, वही पत्रिका कल जाकर उनके सम्मान में यह लिखती है कि यह अंग्रेजों के खिलाफ किया गया एक इतना बड़ा आंदोलन है जिसने अंग्रेजों को अंदर तक क्या कर दिया, अंदर तक हिला दिया और अंग्रेजों को यहाँ तक मजबूर कर दिया कि अब जो हम इस देश में रहेंगे तो अब हमें इस देश से में जो रहना है तो हमें सतर्क होकर रहना पड़ेगा। और कहीं ऐसा ना हो कि जो यह पहला ऐसा स्टेप है जिससे हमें इस देश से भगाने का विचार किया जा रहा है। अंग्रेजों को ऐसा भय होने लगा क्योंकि इतने अधिक लोगों का इसमें समर्थन मिलने लगा गांधी जी को। और गांधी जी बूढ़े होने के बावजूद भी इतना मतलब धैर्य से और जोश से उन्होंने काम लिया, टाइम पत्रिका को लिखने पर मजबूर कर दिया कि मैं इनके सम्मान से, मैं इनके जोश से अस्तबद्ध हूँ। जो एक बूढ़ा व्यक्ति इतना बड़ा आंदोलन कर सकता है और इतने लोगों का समर्थन मिलता है। एक ब्रिटिश पुलिस अधिकारी थे जो गुप्तचर का काम करते थे, वो अपने प्रशासन को लिखते हैं कि जैसे जैसे गांधी जी आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उन्हें लोगों का समर्थन मिलता जाता है और इस कारण से गांधी जी का जो मनोबल है वो और ऊंचा हो रहा है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग भी यहाँ से सीख सकते हैं कि जो व्यक्ति आज आपका बुराई कर रहा है, यदि आप अपने सफलता की शिखर पे हैं तो वही व्यक्ति जो आज आपका बुराई कर रहा है कि ये लड़का कुछ नहीं करेगा, कल वही व्यक्ति बोलेगा आपके बारे में कि हाँ, हम पहले ही जानते थे कि यह लड़का कुछ करेगा, हम तो बस यूं ही बोल रहे थे। यही घटना वहां पर टाइम पत्रिका ने दर्शाया महात्मा गांधी के साथ। एक समय उन्होंने विरोध किया कि यह बूढ़ा से कुछ नहीं हो सकता है और 2 दिन बाद ही वही पत्रिका लिखा कि हम तो जानते ही थे कि यह बूढ़ा व्यक्ति नहीं है, यह एक बहुत बड़ा व्यक्ति है और यह बहुत बड़ा एक साधु है। तो गांधी जी के द्वारा यह किया गया। गांधी जी इरविन को जो संबोधित किए थे तो 31 जनवरी 1930 ईस्वी को गांधी जी के द्वारा एक रिपोर्ट दिया गया, मतलब 11 सूत्री मांगों का एक प्रस्ताव रखा गया। रैमजे मैकडोनाल्ड जो ब्रिटेन के जो उस समय प्रधानमंत्री थे और ब्रिटिश जो यहाँ पर थे लॉर्ड इरविन, गवर्नर थे इंडिया में लॉर्ड इरविन और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमजे मैकडोनाल्ड को
मतलब महात्मा गांधी जी के द्वारा 11 सूत्री मांगों का एक पर्चा दिया गया, जिसमें बोला गया जो हमें ये सारी मांगे चाहिए, लेकिन इनकी मांगों को अंग्रेजों के द्वारा क्या किया गया, फॉलो नहीं किया गया, मतलब क्या, ध्यान ही नहीं दिया गया। तो कभी कभी यहाँ से पूछता है कि इनकी मांगों में क्या सब था। तो पहला मांग तो हम लोग यह बोलेंगे कि नमक पर जो कानून है वह समाप्त किया जाए। मतलब क्या, नमक कानून, नमक पर जो टैक्स लगा रहे हो आप, वह समाप्त करो आप। इसलिए क्योंकि यह टैक्स जो आप लगा रहे हो, इस पर आम जनता पर, जनमानस पे प्रभाव पड़ रहा है, और यह आप गलत कर रहे हो, सबसे गलत आप कर रहे हो नमक पे कानून लगाकर। पहला मांग था। दूसरा मांग किया गया इसमें क्या, पहला मांग था नमक कानून समाप्त, नमक कानून समाप्त किया जाए। दूसरा मांग था जो सैनिकों का जो व्यय है, सैनिकों के लिए जो खर्चा होता है, सैनिकों के व्यय में 50% तक की कमी लाया जाए। सैनिकों के व्यय में 50% तक की कमी लाया जाए। यह भी 11 सूत्री मांगों में था। और क्या था, तो सिविल सेवा में, सिविल सेवा में क्या किया जाए, तो सिविल सेवा के लिए जो खर्च होता है उसमें भी 50% की कमी लाया जाए। संपूर्ण भारत में मद्यपान संपूर्ण भारत में मद्यपान निषेध किया जाए, मतलब कि शराब जो है उसे बंद किया जाए संपूर्ण भारत में। इस प्रकार से कुल 4-5, मतलब क्या, कुल 11 मांग महात्मा गांधी के द्वारा किया गया, जिसे हम लोग 11 सूत्री मांग के नाम से जानते हैं। लेकिन इनकी बातों को क्या किया गया, अनसुना किया गया। और इन सारी बातों को अनसुना करने के पश्चात उन्होंने इस चीज की शुरुआत की। अब क्या हुआ, हम लोग देखते हैं कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, इसे हम लोग सत्याग्रह से सब भी जोड़ सकते हैं। मतलब क्या, गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा, कहने का यह मतलब कि हम आपसे निवेदन करते हैं, किसके तहत, तो सत्य के बल पर हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमें आप यह चीज प्रदान करें। सविनय मतलब क्या, हम आपसे निवेदन करते हैं। अवज्ञा का मतलब जैसे यहाँ पर विरोध करना हम बोल सकते हैं, तो यहाँ पर यही हुआ भी। सविनय अवज्ञा मतलब क्या, शांति से गांधी जी के द्वारा, गांधी जी का वैसे भी फॉर्मूला ही था सत्य और अहिंसा, सत्य के बल पर विजय प्राप्त करना, गांधी जी का यह फॉर्मूला था। और इसी फॉर्मूले के तहत इन्होंने इसकी शुरुआत की। इसे सविनय सत्याग्रह आंदोलन भी बोला जाता है। तो सत्याग्रह के संबंध आप लोग जानते ही होंगे। गांधी जी के द्वारा पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग 1906 ईस्वी में अफ्रीका में किया गया, और भारत में पहली बार किया गया 1917 ईस्वी में चंपारण, जो बिहार में किया गया। तो इसके तहत क्या हुआ, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का कुछ क्षेत्र का विस्तार किया गया, जिसे अब हम लोग देखते हैं। यह मान लीजिए हमारा प्यारा भारत है, मतलब दिशा है। तो यह हो गया नॉर्थ, यह साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो अब हम लोग देखते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो क्षेत्र है, क्षेत्र का जो विस्तार है, वह किन किन क्षेत्रों में इसका प्रभाव पड़ा इस आंदोलन का। तो पूरब में आप मणिपुर में, पूरब में इसका प्रभाव पड़ा मणिपुर, इधर दक्षिण भारत, और यहाँ पर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बॉम्बे में एक गांव है धरासना, या कहीं पर धरसना भी लिखा जाता है। तो इस गांव में, और नॉर्थ इंडिया पर भी प्रभाव पड़ा था। तो इस हिसाब से देखते हैं कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था, इसका प्रभाव यहाँ मुख्य रूप से पड़ा। और यहाँ पर कहा, नॉर्थ में मानिए तो पेशावर जो पाकिस्तान में है वर्तमान रूप में। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रमुख रूप से यह 3-4 क्षेत्र था, जहां सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या हुआ आगे, तो विस्तार हुआ। मतलब क्या, इन सभी क्षेत्रों में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रमुख रूप से प्रभाव पड़ा, और यहाँ पर व्यक्तियों के द्वारा इस आंदोलन के संबंध में प्रमुख कार्य किए गए। तो यह सब चीज हमें देखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पेशावर जो है, पेशावर पाकिस्तान, वर्तमान के पाकिस्तान में है, और उस समय तो पाकिस्तान था नहीं, तो भारत में।
पेशावर से नेतृत्व किसने किया? तो पेशावर से नेतृत्व किए थे खान अब्दुल गफ्फार खान। पेशावर से सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान जी को हम लोग सीमांत गांधी भी बोलते हैं, सीमांत गांधी, या इन्हें हम लोग फ्रंटियर गांधी, फ्रंटियर गांधी, फ्रंटियर गांधी के नाम से भी खान अब्दुल गफ्फार खान जी को जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा खुदाई एक संगठन बनाया गया था, खुदाई खिदमतगार, खिदमतगार, जिसकी स्थापना इनके द्वारा 1930 में किया गया था। खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा खुदाई खिदमतगार नामक एक संगठन बनाया गया था, जिसकी स्थापना 1930 में किया गया था। खुदाई खिदमतगार में जो सैनिक थे, मतलब कि जो व्यक्ति थे, वह लाल कुर्ती पहनते थे, मतलब कि लाल कुर्ता, लाल कुर्ती पहनते थे। और इस कारण से इसे, मतलब कि पेशावर में इस आंदोलन को लाल कुर्ती का आंदोलन भी बोला जाता है। कहाँ? तो पेशावर में। किस आंदोलन को? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को। तो कभी कभी एग्जाम यह भी पूछ देता है कि लाल कुर्ती आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो लाल कुर्ती आंदोलन का नेतृत्व खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा किया गया। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जानते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा एक संगठन का स्थापना किया गया, जिसका क्या नाम था? तो इसका नाम था खुदाई खिदमतगार, जिसकी स्थापना कब की गई? जिसकी स्थापना 1930 ईस्वी में की गई। तो यह तो हुआ पेशावर से खान अब्दुल गफ्फार खान। और खान अब्दुल गफ्फार खान जी को भारत रत्न भी दिया गया था। खान अब्दुल गफ्फार खान जी को भारत रत्न कब दिया गया? तो 1987 ईस्वी में इन्हें भारत रत्न दिया गया। हमें यह भी याद रखना है। और भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी व्यक्ति थे यह खान अब्दुल गफ्फार खान, 1987 ईस्वी में। तो पेशावर से संबंधित हम लोग यह सब बात समझ सकते हैं। खुदाई खिदमतगार का मतलब क्या था? इसका मतलब होता था ईश्वर के सेवक। इस शब्द का क्या मतलब होता था? तो ईश्वर के सेवक। यह कौन सा शब्द था? तो यह अफगानी शब्द था। अफगानी में एक शब्द होता है पोस्ता, इसी शब्द से यह बना हुआ था खुदाई खिदमतगार, जिसका मीनिंग क्या होता है? ईश्वर के सेवक। अब हम लोग देखते हैं पेशावर के बाद यह कहाँ हुआ? तो यह हुआ मणिपुर में, पूरब में। तो मणिपुर से आप लोग समझ सकते हैं, मणिपुर में नागा जनजाति, मणिपुर में कौन था? तो नागा जनजाति। और नागा जनजाति से नेतृत्व किसने किया था मणिपुर से इस आंदोलन को? तो मणिपुर में नागा जनजाति कौन सा था? तो यदुनाग। इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद इनकी बहन गेडेनल्यू 13 वर्षीय। मणिपुर में ही किबुल लामजाओ अभ्यारण्य है। किबुल लामजाओ जो भारत का एकमात्र तैरता हुआ पार्क भी है। किबुल लामजाओ कहाँ है? तो मणिपुर में। सविनय अवज्ञा आंदोलन में मणिपुर से नेतृत्व किसने किया? नागा जनजातियों तरफ से किसने किया? तो यदुनाग। और यदुनाग की मृत्यु पश्चात तो गेडेनल्यू जो इनकी बहन थी, यदुनाग की बहन थी, जिसकी उम्र मात्र 13 वर्ष थी। और इतनी कम उम्र में इन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व यहाँ से किया, मणिपुर से किया। और इस आंदोलन में इनके साहस को देखते हुए ही पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इनकी तुलना, गेडेनल्यू की तुलना झांसी की रानी से की गई और इन्हें रानी की उपाधि दी गई। तो यहाँ से पूछता है कि गेडेनल्यू को रानी की उपाधि किसके द्वारा दिया गया? तो इन्हें रानी की उपाधि दिया गया किसके द्वारा? JLN, मतलब जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इन्हें यह उपाधि दिया गया। यह कौन थी? तो यदुनाग की बहन थी, 13 वर्ष की। और इन्होंने क्या किया? तो इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व कहाँ से किया? तो मणिपुर से किया। यह भी हम लोग देखें। अब हम लोग देखते हैं दक्षिण भारत से तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। दक्षिण भारत से इतना ही याद रखना है। दक्षिण भारत से सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को 1954 में
मतलब क्या भारत रत्न जब शुरू किया गया उसी वर्ष 1954 में ही राधा कृष्णन जी के साथ साथ राजगोपाला मतलब क्या चक्रवर्ती जी को भी क्या दिया गया, तो भारत रत्न दिया गया। और राजगोपाल चक्र मतलब क्या श्री राजगोपालाचारी जो हैं, यही व्यक्ति भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बने। मतलब क्या लॉर्ड माउंटबेटन के बाद जो बने वह प्रथम भारतीय व्यक्ति थे श्री राजगोपालाचारी, और इन्हें ही 1954 में भारत रत्न दिया गया। अब हम लोग देखते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र मतलब बॉम्बे, महाराष्ट्र में एक जगह बॉम्बे, और बॉम्बे में भी एक जगह का नाम है धरसना, धरसा नाम लिख लीजिए। महाराष्ट्र बॉम्बे धरसाना में क्या हुआ, तो यहाँ पर एक धरसाना कांड हुआ था, और यह कांड क्या है सो देखिए। इस आंदोलन में, सविनय अवज्ञा आंदोलन में ही महात्मा गांधी के इस आंदोलन में सरोजिनी नायडू और महात्मा गांधी का एक पुत्र भी इस आंदोलन में भाग लिया था। एक कौन, तो एक सरोजिनी नायडू और एक मनीलाल, जो महात्मा गांधी के पुत्र थे। इन दोनों ने इस आंदोलन में, और महात्मा गांधी का जो चर्चा है, उनके पुत्र का चर्चा इसी आंदोलन में पहली बार मिलती है। तो होता क्या है, महाराष्ट्र धरसाना में कुछ मतलब क्या वहां पर किसानों के ऊपर बल प्रयोग करके टैक्स और नमक कानून मतलब क्या नमक टैक्स लिया जाता है, जिसके कारण इन दोनों के नेतृत्व में लगभग 2000 व्यक्तियों के साथ धरसाना जाया जाता है। मतलब क्या धरसाना जब ये लोग पहुंचते हैं, इनकी पहुंचने से पहले ही महाराष्ट्र में बॉम्बे में अंग्रेजों को पता चलता है कि ये लोग व्यक्ति यहाँ पर आंदोलन करने आ रहे हैं। तो इनके पहुंचने से पहले ही वहां पर लाठीचार्ज करवाने के लिए प्रशासन को रखा गया था, और जैसे ही ये लोग वहां पहुंचे तो इन लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, और इसी लाठीचार्ज की घटना को हम लोग धरसाना कांड भी कहते हैं, धरसाना कांड भी कहते हैं। और इसी से यहाँ पर क्या हुआ, सो सविनय अवज्ञा आंदोलन का यहाँ पर शुरुआत हुई। महाराष्ट्र से आप लोग समझ सकते हैं, महाराष्ट्र में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो वह भी महाराष्ट्र में है, जिसे बोरीविल राष्ट्रीय उद्यान भी बोला जाता है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में ही पेंच राष्ट्रीय उद्यान है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान भी महाराष्ट्र में ही स्थित है। और महाराष्ट्र से संबंधित आप लोग समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र के राज्यपाल वर्तमान में भगत सिंह कोश्यारी जी हैं, और भगत सिंह कोश्यारी जी को ही गोवा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। मतलब क्या, गोवा का अतिरिक्त राज्यपाल किसे बनाया गया है, तो भगत सिंह कोश्यारी जी को ही बनाया गया है। महाराष्ट्र में जो है वह द्विसदनीय सदन विधायिका क्या व्यवस्था है। तो इस प्रकार से सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो प्रसार प्रचार है वह यहाँ तक फैलता गया, और जहाँ जहाँ आदमी को पता चला वहाँ वहाँ आदमी अपने स्तर से गांधी जी के इस आंदोलन में भाग लिया। और गांधी जी को कुछ दिन बाद क्या किया गया, अरेस्ट कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन बीमार होने के कारण और अंग्रेजों को ऐसा लगा कि यदि इन्हें नहीं छोड़ा जाएगा तो स्थिति कुछ और होगी, जिस कारण से उन्हें जेल से 1931 में रिहा कर दिया जाता है। और जब वह रिहा होते हैं जेल से, तो वो अपने लोगों से फिर मिलते हैं, फिर वह अपनी वास्तविकता स्थिति से भारत की उस आंदोलन के बारे में पता करते हैं। और उसके बाद 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता होता है। गांधी और इरविन के बीच एक समझौता होता है, जिस समझौता को हम लोग दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं। इस समझौता में मतलब क्या अंग्रेज का एक ही मोटो रहता है कि किसी तरह इस आंदोलन को बंद कराया जाए, किसी भी तरह इस आंदोलन को स्थगित कराया जाए। लेकिन ऐसा तब होगा जब महात्मा गांधी इनकी बातों को मानेंगे। तो होता क्या, 5 मार्च 1931 ईस्वी को, तो इससे पहले थोड़ा सा देख लीजिए, नवंबर 1930 ईस्वी में, नवंबर 1930 ईस्वी में लंदन में क्या होता है, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाता है। किसके कारण, तो 2 कारण है। गोलमेज सम्मेलन आयोजित करने का सबसे प्रमुख 2 रीजन क्या है, तो पहला सबसे महत्वपूर्ण
रीजन यह दिया गया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को जल्द से जल्द स्थगित किया जाए, जल्द से जल्द इस आंदोलन को बंद किया जाए। और दूसरा रीजन यह था कि जो साइमन कमीशन का जो रिपोर्ट था उस रिपोर्ट की समीक्षा की जाएगी। मतलब क्या, उस रिपोर्ट में जो बातें लिखी गई थी उस बातों को देखा जाएगा कि साइमन कमीशन ने भारत के संबंध में क्या सब कहा, क्या नहीं कहा। तो इस कारण से नवंबर 1930 ईस्वी में जो पहला गोलमेज सम्मेलन राउंड टेबल समिट हुआ वह कहाँ हुआ, तो राउंड टेबल समिट हुआ लंदन में। और इस सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया, तो उद्घाटन करता थे इस आंदोलन इस बैठक के जॉर्ज पंचम, मतलब क्या ब्रिटिश के जो राजा थे उसमें, वह इसके क्या थे, उद्घाटन करता थे। और यह कहाँ हुआ, तो सर जेम्स पैलेस में। सर जेम्स पैलेस एक वहाँ पर महल है, उस हाउस में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग नहीं लिया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में दलितों के तरफ से भीमराव अंबेडकर भाग लिए। और भीमराव अंबेडकर तीनों अधिवेशनों में, मतलब क्या राउंड टेबल का जो 3 अधिवेशन हुआ, 3 बैठकें हुआ, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, उस तीनों सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर भाग लिए, दलित वर्ग का उन्होंने नेतृत्व किया था। लेकिन कांग्रेस पहला अधिवेशन भाग नहीं लिया। और जब यह देखिए, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित की जाएगी तो गांधी जी तो इस अधिवेशन में गए ही नहीं, कांग्रेस ने भाग ही नहीं लिया। तो जब आप गांधी जी गए ही नहीं तो फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद कैसे होगा। तो यह जो अधिवेशन था, यह अधिवेशन निरर्थक रह गया। मतलब क्या, इस अधिवेशन में कोई भी काम नहीं हुआ, इस बैठक में कोई भी काम नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ, गांधी जी को लुभावने के लिए, गांधी जी को अपने पक्ष में लाने के लिए अंग्रेज तरह तरह से उनसे बात करना शुरू किए। और एक समय ऐसा आया, गांधी और लॉर्ड इरविंग के बीच क्या हुआ, कई बैठकें हुई। और उस बैठक के बाद अंग्रेज के द्वारा यह मनवा लिया गया कि गांधी जी अब आप इस आंदोलन को स्थगित कीजिए, अब आप इस आंदोलन को बंद करने का आह्वान कीजिए। गांधी जी भी इनकी बातों को मान लेते हैं। और गांधी जी का भी कुछ अपना विचार रहता है कि मेरे उन सभी राजनेताओं को, मेरे उन सभी क्रांतिकारियों को जेल से रिहा किया जाए। लेकिन इरविन इस बात पर एक बात बोलते हैं कि हम सिर्फ उसी व्यक्ति को छोड़ेंगे जो 2 घटनाओं में संलिप्त नहीं होगा, एक हत्या और एक हिंसा। इन 2 घटनाओं में जो व्यक्ति शामिल होगा उसे हम जेल से रिहा नहीं करेंगे। जिस कारण से आप लोगों को पता होगा भगत सिंह को फांसी की सजा हो गई। तो यहाँ पर बोला जाता है कि यदि गांधी जी चाहते, ऐसा बोला जाता है, गांधी जी की जिंदगी में सबसे बड़ा यदि कोई काला धब्बा है जिसको हम लोग कलंक बोलते हैं, वह कलंक गांधी जी के जीवन पर सबसे बड़ा यही है कि गांधी जी ने इस इरविन समझौता में एक बार भी इस बात की मांग नहीं की कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु इन सबको भी छोड़ा जाए। इस पर कोई चर्चा नहीं की गांधी जी। जिस कारण से 5 मार्च 1931 ईस्वी को जो दिल्ली समझौता हुआ, मतलब क्या गांधी इरविन समझौता हुआ, इस समझौता में उन सब के बारे में कोई चर्चा नहीं किया गया। और गांधी जी अपना आंदोलन स्थगित करने के लिए इन्होंने आह्वान किया, जिसके कारण द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ सितंबर 1931 ईस्वी में, इस आंदोलन में इस बैठक में गांधी जी SS राजपुताना जहाज से लंदन के लिए रवाना हो गए। कहाँ, इसमें बैठक में भाग लेने के लिए। और वहां पर जब यह गए तो इस बैठक में जब यह भाग लिए तो वहां पर अंबेडकर जी भी थे। और वहां पर सांप्रदायिक वोटिंग का भी वहां पर चर्चा चला, क्या तो जातिवाद का भी चर्चा चला। गांधी जी वहां पर इसका विरोध किए। और गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के संबंध में यहाँ तक कह डाला कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है वह उथल पुथल का सम्मेलन है। मतलब क्या, यह सम्मेलन भी कारगर सम्मेलन नहीं है, प्रथम भी नहीं था और द्वितीय भी गांधी जी के द्वारा ऐसा सम्मेलन नहीं बोला गया। तो अब पूछता है कि जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय 1931 के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो मार्च के बाद, मतलब क्या हुआ था सितंबर में, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के गवर्नर जनरल रहते हैं लॉर्ड वेलिंगटन। लॉर्ड वेलिंगटन साहब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय क्या रहते हैं, तो वह रहते हैं भारत के गवर्नर जनरल। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का सचिव कौन रहता है, तो बेजन वुड, वह जो है वह भारत के सचिव के रूप में कार्य करते हैं। यह भी हम लोग देखेंगे। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में वह भाग लेते हैं। लेकिन देखिए दुर्भाग्य, 5 मार्च 1931 के बाद
5 मार्च 1931 के बाद होता क्या, कुछ ही दिन बाद 23 मार्च 1931 को, हम सबको याद है 23 मार्च 1931 को उन सभी को फांसी की सजा दे दी जाती है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को, तीनों व्यक्ति को एक साथ 18 दिन के बाद ही 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा दे दी जाती है। और इसके कारण क्या होता है, सितंबर 1931 में कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है, कराची अधिवेशन, जिस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा किया जाता है, जिस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकार की मांग की जाती है। और उस अधिवेशन में गांधी जी को काला झंडा दिखाया जाता है, मतलब कि गांधी जी के जो विचार था इसका विरोध किया जाता है। लेकिन गांधी इरविन समझौता जो होता है उस पत्र को एक्सेप्ट भी किया जाता है। तो गांधी जी को काला झंडा किस अधिवेशन दिखाया जाता है, तो कराची अधिवेशन 1931 अधिवेशन में गांधी जी को काला झंडा भी दिखाया जाता है। अब क्या हुआ, गांधी जी इससे हताहत होते हैं और इसके बाद फिर एक राउंड टेबल समिट होता है 1932 ईस्वी में। 1932 ईस्वी में फिर एक राउंड टेबल समिट होता है, मतलब क्या, गोलमेज सम्मेलन। तो कुल 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ, पहला 1930 ईस्वी में, दूसरा 1931 ईस्वी में और तीसरा 1932 ईस्वी में। 3 गोलमेज सम्मेलन, तीनों गोलमेज सम्मेलन भाग लेने वाले भारतीय, जब पूछे आपसे तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति थे। और उसके बाद क्या हुआ, गांधी जी इस आंदोलन को स्थगित करने के लिए मजबूरन भी हुए या बाध्य भी थे। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, और अंग्रेज भी इनकी बातों को माना और नमक कानून को अंग्रेज भी समाप्त करने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि उसे यह भय सताने लगा कि अब यदि हम इसकी बातों को नहीं मानते हैं तो यह आंदोलन बहुत बड़ा रूप ले लेगा, जिस कारण से अंग्रेज गांधी जी की बातों को भी मानने के लिए तैयार हो गया। अब इसे थोड़ा देखते हैं हम लोग। 1924 में क्या हुआ, HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 ईस्वी में किया गया, जिसके संस्थापक सचिंद्र नाथ सान्याल जी को बोला जाता है। इसके द्वारा, इस संगठन के द्वारा एक घटना को क्या दिया गया, अंजाम दिया गया। और वह घटना कौन सा था, तो वह घटना था 9 अगस्त 1925। 9 अगस्त 1925 काकोरी कांड। काकोरी कांड का मतलब क्या, काकोरी नामक स्टेशन पर सरकारी रेलगाड़ी जा रही थी और उस रेलगाड़ी से खजाना को लूट लिया गया। यहाँ पर लूटना नहीं बोलना चाहिए, लेकिन इतिहासकार बोलते हैं लूटना इसलिए नहीं बोलना चाहिए क्योंकि वह हमारा ही संपत्ति था, और यदि हम अपना संपत्ति लेते हैं तो उसे लूटना नहीं बोला जा सकता। लेकिन इन्होंने गाड़ी को रोककर और उस गाड़ी में जितने भी सरकारी संपत्तियां थी उसे इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया, और इस घटना को काकोरी कांड के नाम से बोलते। कब हुआ था, तो 9 अगस्त 1925 ईस्वी को काकोरी कांड हुआ। और इसमें जो व्यक्ति सब थे इनके खिलाफ क्या किया गया, तो केस भी चलाया गया। और इसमें कुछ शामिल व्यक्ति थे, 3-4 व्यक्ति, और इसमें जो शामिल व्यक्ति थे उसमें से कुछ व्यक्ति को फांसी की सजा भी दी गई। लेकिन इस घटना को जैसे ही अंजाम दिया गया उसके बाद अंग्रेजों के द्वारा इनके परिवारों को, जो इसमें शामिल थे, इनके परिवारों को कष्ट देना शुरू किया गया। तो इनसे आहत होकर आगे बढ़कर एक नवयुवक जो थे भगत सिंह जी आगे बढ़े और उन्होंने कहा कि मैं अपना आत्मसमर्पण करूंगा, और ये अपना समर्पण करने के लिए चले गए। इन्होंने क्या किया, बम लेकर नेशनल असेंबली में, दिल्ली के नेशनल असेंबली में ये गए और बम फेंकने के लिए, और ये निहत्थे गए। क्या, तो हमें बम फेंकना है, हमारा उद्देश्य किसी को मारना नहीं है, हमारा उद्देश्य बहरे को सुनाई देना है कि हमारी भी कुछ मांगे हैं। और सेम यही घटना यह करते हैं। भगत सिंह जी नेशनल असेंबली में जाते हैं, मीटिंग के दौरान ही ये बम फेंकते हैं, जिसमें कोई व्यक्ति मरता नहीं है, और यह सभी सरकारी जो कागज होते हैं उन्हें यह फाड़ के यह फेंकते हैं। और नेशनल असेंबली में इनके द्वारा इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया जाता है, और यह अपना आत्मसमर्पण कर देते हैं। और इसके बाद HSRA, इस आंदोलन में चंद्रशेखर आजाद भी रहते हैं, और चंद्रशेखर आजाद भाग जाते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, यह था HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, यह था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसका गठन 1928 में किया गया। 1928 में कहाँ किया गया, कानपुर में किया गया।
भारतीय दलहन शोध संस्थान और भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान और गंगा किनारे सबसे बड़ा शहर स्थित कानपुर। पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। तो HSRA इसका स्थापना चंद्रशेखर आजाद के द्वारा 1928 ईस्वी में कानपुर में किया गया। तो इस तरह से हम लोग आज सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में देखने का प्रयास किए। और यह भी याद रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन में साबरमती से जो दांडी तक जो यात्रा किए, इस यात्रा की तुलना सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया गया गांधी जी की 2 यात्राओं से। एक यात्रा किया गया क्या, तो नेपोलियन बोनापार्ट का जो यात्रा था वह यात्रा किया गया, मतलब क्या पेरिस से यात्रा जो था नेपोलियन बोनापार्ट का वह, और एक यात्रा किया गया मतलब क्या इटली मुसोलिनी के द्वारा जो यात्रा किया गया इटली मतलब क्या रोम से, उस यात्रा से महात्मा गांधी की इस यात्रा की तुलना की किसके द्वारा, सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा। सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी की उपाधि एडोल्फ हिटलर के द्वारा दिया गया, यह भी हम लोग याद रखेंगे। और सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का उपाधि दिया गया, यह भी हम लोग याद रखेंगे। सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह नारा किसने दिया, तो सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा दिया गया। और इंडियन स्ट्रगल पुस्तक लेखक कौन है, तो इंडियन स्ट्रगल पुस्तक लेखक भी सुभाष चंद्र बोस है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ, तो जनवरी 1857 ईस्वी कहाँ हुआ, कटक में हुआ। और उनकी मृत्यु कब हुई, 18 अगस्त 1945 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु का ऐसा प्रमाणीकरण नहीं किया गया, लेकिन बोला था कि उनकी मृत्यु 18 अगस्त 1945 ईस्वी को हो गया। और 2 सितंबर 1945 ईस्वी को सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ। तो आज हम लोग सभी ने अवज्ञा आंदोलन के संबंध में समझने का प्रयास किए और हम उम्मीद करते हैं कि यह जो आंदोलन बताया गया है यह आप लोगों को समझ में आएगा। धन्यवाद।